केयर, यानी कि प्री कंसेप्शन केयर क्या होता है, प्री कंसेप्शन केयर क्यों देते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शंस। प्री कंसेप्शन केयर is the provision of the biomedical, behavioral and social health interventions to women and couples before conception care, यानी कि किसी वुमेन को या कपल्स को बिफोर कंसेप्शंस जो भी केयर्स देनी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्शंस केयर, चाहे वो बायोमेडिकली हो या चाहे वो बायोमेडिकली हो या बिहेवियरली हो या सोशली हो, जो भी हो, जिस तरीके से करना होता है, जो केयर दी जाती है बिफोर कंसेप्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्शंस केयर बोलते हैं। डेफिनेशंस, क्या डेफिनेशंस होती हैं, अ सेट ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट इंटरवेंशंस that aim to identify and modify biomedical, behavioral and social risk to a woman's health और pregnancy outcome, यानी कि प्रिवेंशंस एंड मैनेजमेंट या इंटरवेंशंस आप समझ लो, यानी कि किसी भी एक प्रेग्नेंट लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी रिस्क फैक्टर्स ना आए, कोई भी डिसीज़ ना आए, कोई भी चाहे बायोमेडिकली हो या बिहेवियरली हो या सोशल रिस्क फैक्टर्स हों, इन सारी चीज़ों से उसको प्रिवेंट करना, अगर कोई रिस्क है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, उसका क्या इंटरवेंशंस देना है, इन सारी चीज़ों का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कंसेप्शंस केयर बोलते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्री कंसेप्शंस केयर के कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, अर्ली डिटेक्शंस एंड प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ रिस्क, आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करना, फिर उसको प्रिवेंट करना, उसमें ट्रीटमेंट लेना, किस तरीके से उस हेल्थ इश्यूज से आप निजात पा सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क बिफोर कंसेप्शन, अगर आपकी बॉडी या आपकी हेल्थ किसी हाई रिस्क फैक्टर से सफ़र कर रही है तो बिफोर कंसेप्शंस उसको मैनेज करना, उसका ट्रीटमेंट लेना, उसको ठीक करना, यानी कि ड्यूरिंग कंसेप्शंस आपको वो रिस्क फैक्टर्स का सामना नहीं करना पड़े, जिससे कि आपके फीटस यानी कि आपकी बेबी को भी उससे हार्म हो और आपको भी हो। इसलिए बिफोर कंसेप्शंस उस हेल्थ इशू को मैनेज करना, मेंटेन करना, ये एक प्री कंसेप्शन केयर का कंपोनेंट बताया गया है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी को लेकर एक एक्टिव तरीके से मैनेजमेंट करना, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहा, इनफर्टिलिटी है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लाइक दैट, अगर आपने कंसीव भी कर लिया तो आपकी प्रेगनेंसी आगे सरवाइव नहीं कर पा रही है, आफ्टर सम डेज़ या आफ्टर सम मंथ्स एबॉर्शंस हो जाते हैं या आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, जो रिस्क आते हैं, तो इस अगर उसमें कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को सरवाइव नहीं होने दे रहे हैं, आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं होने दे रहे हैं, तो उन सारी हेल्थ इश्यूज़ को का मैनेजमेंट करें, यानी कि ट्रीटमेंट लेना। बिफोर कंसेप्शंस, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग कंट्रासेप्शंस एमंग वुमेन, जो वुमेन्स कंट्रासेप्शंस यूज़ करती हैं उनके बीच में उस कंट्रासेप्शंस को लेके अवेयरनेस देना कि उससे क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताना। एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं प्री कंसेप्शन केयर के, अभी हमने आपके साथ कंपोनेंट्स डिस्कस किए, अब हम आपको बताएंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं प्री कंसेप्शन केयर के। फर्स्ट होता है न्यूट्रिशनल नीड, कि किसी भी लेडी को अगर कंसीव करना है तो उससे पहले उसको अपनी बॉडी में किन किन न्यूट्रिशंस
को फुलफ़िल करना है, कौन कौन सी जो डेफिशिएंसी हैं उनको फुलफ़िल करना है। सेकंड है मैटरनल हिस्ट्री, उसकी मैटरनल हिस्ट्री क्या है, जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ फैमिली, यानी कि मैटरनल हिस्ट्री तो आपको देखनी ही देखनी, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी जेनेटिक हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल हैजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैटरनल एज फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें प्री कंसेप्शंस केयर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रिशनल नीड, न्यूट्रिशनल नीड में क्या होगा, अ वुमेन्स न्यूट्रिशनल स्टेटस में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव आउटकम्स। जो न्यूट्रिशनल नीड होती है ये एक वुमेन्स की जो रिप्रोडक्टिव आउटकम्स होते हैं उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गई तो आपके हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है या डिसऑर्डर्स होते हैं वो होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। अगर आपके हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हैं, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे। हो सकता है कि कंसीव भी ना कर पाएँ। इसके लिए कि कभी कभी होता है कि जो वुमेन होती है बहुत ही उसमें ओबेसिटी होती है, इसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सेकेंड है अंडर वेट, यानी कि उसका वेट बहुत ही कम है, वो बहुत ही दुबली पतली है, बहुत ही माल न्यूट्रिएंट है, तो भी उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला एलिमेंट हमारा होता है न्यूट्रिशनल नीड, उसको फुलफ़िल करना रहता है कि हमें एवरेज में रखना होता है कि अपनी जो हेल्थ में जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं उनको नॉर्मल रखना होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना होता है और बहुत कम भी नहीं करना होता है, क्योंकि ओबेसिटी अगर हो जाती है तो ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट की वजह से भी जो मदर्स होती, जो लेडी होती हैं वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी को सर्वाइव नहीं कर पाती हैं आगे। और अंडरवेट जो होती है वो माल न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती, अगर कंसीव भी कर लिया तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। सप्लीमेंट्स दैट मे बी रिकमेंडेड इंक्लूडेड अ बैलेंस्ड विटामिन मिनरल्स सप्लीमेंट्स। आपको न्यूट्रिशंस में एक बैलेंस डाइट तो लेनी ही लेनी है, इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स भी लेने होते हैं। और डाइट भी आपको इस तरीके से लेनी है जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, एवरेज होना चाहिए हर चीज़ का। और बैलेंस्ड मल्टीविटामिन्स जो कि सप्लीमेंट्स से आपको मिलेंगे, मिनरल्स सप्लीमेंट्स आपको लेने होंगे, लाइक दैट जैसे आयरन है, इफ़ स्टोर्स आर लो, अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको उस हिसाब से आयरन की पहले से सप्लीमेंट्स लेने हैं। जिंक लेना है, कैल्शियम लेना है। जिंक इफ़ अ डेफिशिएंसी एग्जिस्ट, अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपको एक्स्ट्रा लेना रहेगा। अगर कैल्शियम इफ़ योर डाइट इज़ लैकिंग, अगर आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत कम है तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स के रूप में लेना होगा, अलग से लेना होगा। आयरन है, जिंक है, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें अगर आपकी जो डाइट है वो डाइट ही फुलफ़िल कर रही है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की नीड नहीं होती है। बट अगर आपकी डाइट से ये विटामिन्स मिनरल्स ये फुलफ़िल नहीं हो रहे तो आपको इनके सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, ताकि आपका जो बेबी हो, जो आपका जो फीटस हो वो भी हेल्दी हो और इसके साथ साथ आप भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी फील करें। ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ आइडियल एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर 10 to 12 ग्लास पर डे इज़ आइडियल। आइडियली एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, इसके साथ साथ ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि दिन में 10 से 12 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। ये बिफोर कंसेप्शन केयर बहुत ही ज़रूरी होता है, अपनी बॉडी को कंसीव करने के लिए प्रिपेयर करना, यानी कि हर तरीके की डेफिशिएंसीज को फुलफ़िल करना। टू टेक एट लीस्ट 500 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड
पर डे फॉर एटलीस्ट 1 प्रायर टू प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी से पहले आपको कम से कम 1 मंथ पहले या टू टेक एटलीस्ट 500 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड पर डे एटलीस्ट 1 प्रायर ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि प्रेगनेंसी से पहले आपको पर डे 500 माइक्रोग्राम्स का फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना ही लेना चाहिए पर डे। A research has found that by taking a folic acid supplements, birth defects such as spina bifida are reduced। ये रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं तो आप जो ये बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, ये इस तरीके के डिफेक्ट्स को रिड्यूस्ड किया जा सकता है, ये रिसर्च में पाया गया है। इसलिए फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स होता है वो बेबी के लिए और मदर दोनों के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। मदर के लिए ये होता है कि पेशेंट एनीमिक होने से बच जाती है, पेशेंट की बॉडी में HB लेवल प्रॉपर रहता है, और फीटस को ये जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, इन सारी डिफेक्ट से बचाया जा सकता है, इनको सबको रिड्यूस्ड किया जा सकता है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, आपको फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या लेना कि जेनेटिक क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक आ रही हैं, वो सारी हिस्ट्री आपको लेनी है। जेनेटिक जो डिसीजेज़ होती हैं उनको कम्प्लीटली अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट उसको थोड़ा बहुत अपन कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी कि उसके कुछ जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनको सप्रेस्ड किया जा सकता है, कम्प्लीटली नहीं किया जा सकता बट मिनिमाइज किया जा सकता है। तो पेशेंट्स रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री, एथनिक बैकग्राउंड। ठीक है, if offer cystic fibrosis and other carrier screening as indicated, discuss management of known genetic disorder before the during pregnancy। देखिए बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोमल डिसीजेज होते हैं लाइक दैट, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर मदर को है तो उसकी बच्ची को भी होने के चांसेस हो सकते हैं, या ब्रेस्ट सार्कोमा है या ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर भी अगर मदर को है तो उसकी बेटी को भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है ना। सर्वाइकल कैंसर है, ये भी जेनेटिक कैंसर में ही आता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में ही आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कि लिम्फोमा है, स्टोन है, किडनी डिसऑर्डर्स है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये आगे की जो हमारी पीढ़ी होती है, जो जनरेशन्स होते हैं, उसमें फॉरवर्ड होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरीके की डिसीज़ेज़ हैं या इस तरीके के डिसऑर्डर्स हैं तो आपको उसके लिए पहले से प्रिवेंटिव या प्रिवेंशंस लेने होंगे, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आने वाले बच्चे में इस तरीके की बीमारियां ना हों। मैटरनल एज फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसलिए एज एज ऑफ मदर बिफोर कंसेप्शंस दैट मदर इज़ बिलो एज ऑफ 70 ईयर्स और एबव ऑफ द एज ऑफ 35 ईयर्स। अगर कोई भी मदर कंसीव करना चाह रही है और उस टाइम पे उसकी एज 17 साल से कम है तो वो भी उसके लिए कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ये वो किस में आता है, वो एज फैक्टर से रिलेटेड होता है। और अगर मदर की एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो तब भी उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में या कंसीव करने में या सरवाइव करने में बहुत ही
कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए एज फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी एज बेबी कंसीव करने के लिए बेटर होती है, कौन सा टाइम ड्यूरेशंस होता है जिस टाइम पे आप कंसीव करने के लिए, आपकी बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी रहती है, मेंटेन होती, प्रिपेयर्ड रहती है। एडवाइज अबाउट द गुड एंड अप्रोप्रिएट एज ऑफ कंसेप्शन दैट इज़ 22 to 29 ईयर्स, यानी कि 22 से लेके 29 साल तक की जो एज होती है वो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए या बेबी कंसीव करने के लिए सुटेबल एज मानी गई। इस ड्यूरेशंस में अगर आप बेबी कंसीव करती तो आपको बहुत ही कम रिस्क फैक्टर्स को फेस करना पड़ सकता है, बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है। अवॉइड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। आप अगर कंसीव करना चाहती हैं तो आपको चाहिए कि जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं उनसे अपने आप को अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है, ताकि कम से कम आप उन सब चीज़ों को फेस करें जिससे कि आपकी बॉडी भी हार्मफुल हो और आपके बेबी को भी हार्म पहुँचे। इसलिए अवॉइड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी conducted on reducing exposures to environmental toxicants before birth। क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडी कंडक्टेड ऑन रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स बिफोर बर्थ, मूविंग फ्रॉम रिस्क preconceptions to risk reductions by Holly A. Greshams MA and Dawn P. Mishra। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपनी हेल्थ को और अपने आने वाले बच्चे को किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस से बचाना चाहते हो जो कि एनवायरमेंटल हैज़ार्ड से रिस्क हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको कंसीव करने से पहले अपने आप को एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं इससे अपने आप को अवॉइड करवाना है। Environmental toxicants with the potential for harming reproductive or perinatal health are numerous। जो environmental toxicants होते हैं, हैज़ार्ड्स होते हैं, ये with the potential बहुत ही मात्रा में आपको हार्मफुल होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हार्म कर सकते हैं, या पेरीनेटल हेल्थ आर न्यूमरस, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। देयर इज़ एविडेंस दैट दीज टॉक्सिकेंट्स में इंक्रीज रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट, यानी कि जो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं इनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि लो बर्थ वेट में भी डिलीवर्ड होते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, प्री टर्म बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, एंड बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो ड्यू टू एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं, या ड्यू टू एनवायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवर्ड हो जाता है, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाते हैं, बच्चा लो बर्थ वेट हो जाता है। मैटरनल हिस्ट्री आपको किस तरीके से लेनी, रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकेशंस यूज़, इन्फेक्शंस एंड इम्यूनाइजेशंस, यानी कि रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान क्या है, क्या उसने प्लान किया हुआ है, कितने ड्यूरेशंस में कितने बच्चे उसको चाहिए, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री क्या है उसकी, यानी कि मेंस्ट्रुएशंस साइकिल्स उसके किस तरीके से आते हैं, उसको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो नहीं, कोई हार्मोन्स डिसबैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से उसको कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हों, क्योंकि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा या डिसऑर्डर होगा तो बेबी कंसीव
नहीं कर पाएगी या कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर कंसीव भी कर लिया तो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है, एबॉर्शंस हो सकता है, मिसकैरेज हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री तो लेनी ही लेनी है। अगर उसमें कुछ भी रिस्क आपको दिख रहा है तो उसके लिए उसका मैनेजमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट लेना होगा। आफ्टर इट आपको कंसीव करने के बारे में सोचना होगा। मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है, जो मदर कंसीव करना चाह रही है उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। अगर है तो क्या है, वो डिसीज़ प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, उसका जो मेडिकेशंस है वो प्रेगनेंसी के लिए कंट्राइंडिकेटेड तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में क्या मेडिकेशंस ले रही है आपको पता होना चाहिए। मेडिकेशंस यूज है यानी कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में उसको कोई डिसऑर्डर्स है, कोई डिसीज़ है, उसके लिए कोई मेडिकेशंस ले रही है तो कौन सी मेडिकेशंस है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ले सकती है या नहीं ले सकती है, या कंट्राइंडिकेटेड है उसमें, तो उसको उसे छोड़ना है, अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैटरनल हिस्ट्री में लेनी है। और अगर वो उसके लिए इसेंशियल है तो उसको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि उसके प्लेस पे या उसके रिप्लेस पे वो कौन सी मेडिकेशंस ऐसी ले सकती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके लिए सेफ़ हो। इन्फेक्शंस एंड इम्यूनाइजेशंस, इन्फेक्शंस से अपने आप को प्रिवेंट करना है। उसके लिए इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए उसको अपनी जो पर्सनल हाइजीन को भी प्रॉपर मेंटेन करना है, एनवायरनमेंट को अपने क्लीन रखना है, और इसके साथ साथ अपना जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको प्रॉपर रखना है, यानी कि प्रॉपर अपने आप को इम्यूनाइज्ड रखना है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? रिड्यूसिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी को रिड्यूस्ड किया जा सकता है। अगर आप प्री कंसेप्शंस केयर देते हैं या आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होती है या अनचाही जो प्रेगनेंसी होती है जिससे जैसे आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं बट बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी हो जाती है, आप कंसीव कर लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस्ड किया जा सकता है। प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स, अगर आपको पहले से ही किसी भी डिसऑर्डर्स के बारे में या किसी डेफिशिएंसीज़ के बारे में पता चल जाएगा तो आप जो आफ्टर बर्थ डिफेक्ट्स बेबी में होने वाले होंगे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। बच्चे को बर्थ डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। प्रिवेंट LBW एंड प्री मैच्योरिटी, अगर आपको पहले से ही पता है कि कभी जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स की वजह से LBW होता है या प्री मैच्योरिटी होती है, तो अगर आपको मालूम है तो आप इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स से अपने आप को बचा सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उससे क्या जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, टाइम से पहले डिलीवरी होना, समय से पहले लेबर पेन होना, ये सारी सब चीज़ें किस में आती है? प्री मैच्योरिटी में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स एंड रिकरेंसेस, यानी कि जो पुअर प्रेगनेंसी एंड रिकरेंसेस यानी कि बार बार एबॉर्शंस हो जाना, पुअर प्रेगनेंसी प्रॉपर कंटिन्यू नहीं होना, प्रेगनेंसी को सर्वाइव नहीं कर पा रही है सही से, या बार बार एबॉर्शंस हो जाना, बार बार प्रेग्नेंट हो जाना, इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे, कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं रहेगी, आपकी बॉडी प्रॉपर फिट रहेगी, तो ये सारे इश्यूज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रमोट हेल्दी बिहेवियर एंड रिड्यूस रिस्क टेकिंग बिहेवियर, आप जो हेल्दी यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे, और जो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, रिस्क बिहेवियरल होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या रिड्यूस किया जा सकता है। प्रिपेयर एंड रेनफोर्सेस पेरेंट्स फॉर पेरेंटिंग, और आपको प्री कंसेप्शन केयर में क्या करना रहेगा कि आपको जो कपल्स होंगे उनको पेरेंटिंग यानी कि पेरेंटहुड के लिए प्रिपेयर करना है, फोर्स करना, तैयार करना, उसके बारे में उनको नॉलेज देना है कि आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी या आफ्टर डिलीवरी आप पेरेंट्स बन जाएंगे तो आपको किस तरीके से अपने आप में चेंजेस लाने हैं, और किस तरीके की आपकी जो इमोशंस होंगे, जो फीलिंग्स होंगी, उनको किस तरीके से आपको
एक्सप्रेस करना, अपने बच्चे की केयर किस तरीके से करना, उसके लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से फुलफ़िल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको कपल्स को जानकारी देनी है। उसके लिए आपको मेंटली उन्हें प्रिपेयर करवाना है। प्रमोट फैमिली प्लानिंग, और इसके बाद उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी प्रमोट करना है, अवेयर करना है, बताना है कि आपके लिए फैमिली प्लानिंग कितनी इसेंशियल है, कितनी ज़रूरी है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी फैमिली प्लानिंग आपकी लाइफ में। क्योंकि आफ्टर वन प्रेगनेंसी आपको कितना ड्यूरेशंस या कितना स्पेस सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए देना चाहिए, उसके लिए आपको फैमिली प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या कंट्रासेप्टिव यूज़ करने हैं, परमानेंट यूज़ करना है या टेम्परेरी यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों, और कौन से कंट्रासेप्टिव उनके लिए बेटर रहेंगे, ये सारे जानकारी आपको कपल्स को देनी रहेगी। रोल ऑफ अ मिडवाइफ, एक मिडवाइफ का क्या रोल रहता है प्री कंसेप्शन केयर में। आइडेंटिफाई वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, सबसे पहली बात तो कि जो लेडी कंसीव करना चाहती है उसकी एज क्या है, उसको बताना कि कंसीव करने के लिए कौन सी एज आपके लिए बेटर रहेगी, काउंसलिंग करना उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कन्फ्यूज़न है, उसको क्लियर करना, और उसकी रिप्रोडक्टिव एज को आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में सामने वाले को बताना। और एजुकेट वुमेन एंड मेन रिगार्डिंग प्री कंसेप्शनल हेल्थ। मैन एंड वुमेन, यू कैन से दैट कपल्स को एजुकेट करना कि प्री कंसेप्शनल हेल्थ यानी कंसीव करने से पहले आपको अपनी हेल्थ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से मेंटेन करना है, आपको मेंटली किस तरीके से रेडी होना है कि आप पेरेंट बनने जा रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है वो कंसीव करने जा रहा है, तो उस टाइम पे उसको किस तरीके की केयर देनी है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। इसके साथ साथ और क्या करना है, स्क्रीन फॉर रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड वुमेन अंडर देयर केयर, और जितनी भी वुमेन्स कंसीव करने जा रही हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैं, तो या कंसीव करने से पहले जो केयर दी जा रही है, तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, उनके बारे में पता चल जाता है, तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है और अपनी हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है। कंसीव करने के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है, रेडी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इनकरेज ईच वुमेन एंड एवरी कपल टू हैव अ रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान, और इसके साथ साथ प्रत्येक कपल को यानी कि एवरी कपल को इनकरेज करना है कि उन्हें रिप्रोडक्टिव लाइफ प्लान रखना ही रखना है, और हर वुमेन को इस बारे में जानकारी होनी ही चाहिए कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को किस तरीके से आगे प्लान करेंगी, कितना स्पेस होना चाहिए दो बच्चों के बीच में, फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में कितना ड्यूरेशंस होना ही चाहिए, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उनके हेल्थ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए। प्लान फॉर इंटरवेंशंस टू प्रमोट हेल्थ एंड एड्रेस द रिस्क आइडेंटिफाइड, आपको क्या करना है, क्या प्लान करना है फॉर इंटरवेंशंस, यानी कि उनको उनकी केयर देने के लिए आपको क्या जो प्लानिंग करनी है वो करना है फॉर टू प्रमोट हेल्थ एंड एड्रेस द रिस्क आइडेंटिफाइड, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो इंटरवेंशंस करने वाले हैं उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। फिर एजुकेट एंड क्रिएट अवेयरनेस इन द फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ अबाउट प्री कंसेप्शंस केयर, प्री कंसेप्शंस केयर क्यों ज़रूरी होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में फैमिली, कपल और पूरी कम्युनिटी को इसके बारे में एजुकेट करना है, नॉलेज देना है, अवेयर करना है, जागरूक करना है कि प्री कंसेप्शंस केयर क्यों ज़रूरी होती है, क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सबको बताना। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि बता के उसको वहीं ख़त्म कर देना, प्रोवाइड फॉलोअप केयर, और आपको फॉलोअप केयर भी देनी है।
यानी कि टाइम टू टाइम फॉलोअप भी लेना है, फॉलोअप भी करना है। और प्रोवाइड इंटेंसिव केयर ड्यूरिंग इंटर कंसेप्शंस पीरियड, अगर किसी भी लेडी ने कंसीव कर लिया है तो उस टाइम पे उसको क्या इंटेंसिव केयर देनी है उसका भी फॉलोअप आपको करना है और प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ कंक्लूजन, कंप्लीटली हम ये बोल सकते हैं कि प्री कंसेप्शनल केयर इज़ वेरी एसेंशियल टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ and pregnancy outcomes, as well as it helps to detect any pregnancy abnormalities which affects mother and baby। यानी कि जो प्री कंसेप्शनल केयर होती है वो मैटरनल हेल्थ एंड प्रेगनेंसी का जो आउटकम होता है, ये आउटकम होता है एज वेल एज इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी प्रेगनेंसी abnormalities which after which affects मदर एंड बेबी, यानी कि मदर एंड बेबी दोनों को अफेक्ट करती है। इसके लिए तो प्री कंसेप्शनल केयर बहुत ही ज़रूरी होती है। समरी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशंस, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ मिडवाइफ्स इन प्री कंसेप्शनल केयर। ओके।